विज्ञान की अनकही कहानियां, आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां, एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Anuradha Kunte, Yeralawani Community Radio, Sangli, Maharashtra. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। नमस्कार श्रोताओं, हमारे पॉडकास्ट में श्रोताओं का बहुत स्वागत। गेहूं, सोयाबीन ये हमारा रोज का खाना है और इनकी खेती भी पूरे भारत भर बहुत जगह की जाती है। इनका सेवन करने से हमारी सेहत अच्छी रहेगी, यही हम मानते आए हैं। पर सच में ये सेहतमंद कैसे बनते हैं? इसकी लगान और खेती के वक्त कुछ और अलग करना चाहिए ताकि अनाज की ताकत बढ़ सकती है, ये जानना भी जरूरी है। इन विषय पर हमारे साइंटिस्ट अनुसंधान कर रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट में डॉक्टर मनोज ओक जी इस विषय पर हमें अधिक जानकारी देंगे। डॉक्टर मनोज ओक ये जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग ग्रुप विभाग के हेड की तौर पर आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में कार्यरत है। इनके विषय प्लांट ब्रीडिंग, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री हैं, तो इन्होंने मुख्यतः अंत में उपयोग आने वाले गेहूं और सोयाबीन में गुणवत्ता लाने पर काम किया है। एक्चुअली हम यहाँ गेहूं और सोयाबीन में क्या क्या रहता है, मतलब सोयाबीन में अभी प्रोटीनों की मात्रा ज्यादा रहती है, लेकिन वो प्रोटीन सोयाबीन डायरेक्ट हम खा नहीं सकते। हमारा पेट फूल जाता है या पेट में दर्द होता है, तो वो प्रोटीनों का जो मात्रा है वो अपने लिए इतना यूजफुल नहीं है। तो उसमें कुछ इनहिबिटर्स हैं, जैसे कि सोयाबीन ट्रिप्सिन इनहिबिटर है, उसके बाद कुछ लेक्टिन्स हैं, उसके बाद कुछ डाइसैकेराइड्स हैं जैसे रैफिनोज और स्टैचियोज, जिससे हम फ्लैटुलेंस जो हम ज्यादा खाने के बाद, जैसे चने ज्यादा खाने के बाद या सोयाबीन भी ज्यादा खाने के बाद हमें पेट में दर्द होता है या पेट में आवाज वगैरह आती है, वो फ्लैटुलेंस को कम करने के लिए सोयाबीन में अगर ट्रिप्सिन इनहिबिटर हमने कम कर दिया या डाइसैकेराइड्स कम कर दिया या लेक्टिन्स को कम, तो इसके लिए एक प्लान करके वैरायटी रिलीज करना पड़ता है। तो वो कैसे रिडक्शन कर सकते हैं? तो जेनेटिक लेवल पे भी कर सकते हैं, प्रोटीन के लेवल भी कर सकते हैं, या कभी कभी एग्रोनॉमिक, मतलब खाद डालने के बाद अगर ये होता है तो हम खाद कम करके, फर्टिलाइजर कम करके भी इसको उपज को बना सकते। जैसा अभी बायो फोर्टिफिकेशन है, जिसमें अभी गेहूं में अभी जो वैरायटीज है उसमें जिंक, आयरन और प्रोटीन की कमतरता है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट भी है, जैसे कि वैराइटल इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एग्रोनॉमिकल इम्प्रूवमेंट है, जैसे हम खाद में अगर जिंक सल्फेट दे दिया या कुछ स्प्रे कर दिया, फोलियर स्प्रे कर दिया, तो गेहूं में आने वाला जिंक और आयरन और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, इससे माल न्यूट्रिशन कम होगा। हमारा रिसर्च ऐसा है, जैसे मैं व्हीट एंडोस्पर्म प्रोटीन्स की स्टडी करता हूँ, तो उससे पता चलता है कि वेदर दिस व्हीट इज originated in India or it came from some other countries, who brought this, then these endosperm proteins, they are associated with end use quality. But the wheat came from Middle East
they are not using for chapati, but we are using for chapati. So once the wheat arrived in India, then we molded it for our use. So whether the proteins were changed, whether some starch properties were changed, so how our wheat is good for chapati making, whether it is producing good chapati with creamy color, then softness, then keeping quality and all that. So we study all these starch properties, protein properties, which proteins are there, how gluten is there and all that. In soybean, that oil content, protein content and some inhibitors. This will add because we are improving the varieties, though these varieties goes to farmers and farmers will produce good varieties with good nutritional properties and also good grain composition. So ultimately it goes to consumers and consumer will feel better. Trypsin inhibitor free soybean, that is good for human consumption because soybean contains almost 40-44% of protein. And India is currently protein malnutrition percentage is very high because the ICMR recommends almost 48 grams per day protein and it comes around 0.8 grams to 1 gram per kg of body mass. But currently we are consuming 0.6 grams per kg of body mass. So there is lot of population is under protein malnutrition. But eating this type of varieties or this type of grains, seed, it will not eradicate the protein malnutrition, but it will help to eradicate. आप सुन रहे हैं स्टेम पॉडकास्ट। डॉक्टर मनोज ओक जी ने गेहूं, सोयाबीन इनमें प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ाने पर काम किया है और इन्हें ज्यादा गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाया जाए इसकी कोशिश भी चल रही है। तो भारत में गेहूं, सोयाबीन पर किस तरीके से अनुसंधान पहले हो रहा था और आज इसकी दिशा क्या है, ये भी इन्हीं से जान लेते हैं। पहले जब हम रिसर्च करते थे तो सिर्फ यील्ड बढ़ाने के लिए करते थे, जैसा कि ग्रेन की उपज ज्यादा हो, क्योंकि उस टाइम मतलब मैं नहीं, मेरे पीछे वाले जो साइंटिस्ट हैं, क्योंकि उस टाइम हमें फूड चाहिए। आज फूड है लेकिन वेदर इट इज न्यूट्रिशनली गुड, इसका जो कंपोजिशन है जैसे कि ऑयल है, स्टार्च है, प्रोटीन है, विटामिन है और अदर मिनरल्स है, वेदर दे आर इन बैलेंस कंडीशंस, तो फूड सिक्योरिटी हमें मिल गया, लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिलना अभी भी बाकी है। तो हम अभी फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी दोनों कैसे मिला सकते हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो उसमें ब्रीडिंग करने वाले हैं, कुछ खाद कैसे दे सकते हैं, कितने डिस्टेंस पे वैरायटीज मतलब सीड्स लगाना है और उसका रोग कौन सा आएगा, उसके लिए रेजिस्टेंस कैसा लाना है। तो मैं सभी हो गया, हाई उपज है, डिसीज रेजिस्टेंस है, अच्छा एग्रोनॉमी है, मतलब खेत में फार्मर्स के लिए अच्छा प्रैक्टिस करने के बाद उपज अच्छा आता है। लेकिन उसकी अगर चपाती बनी नहीं, उसमें अगर हाई प्रोटीन नहीं रहा, उसमें अभी ऑयल नहीं है, जैसे सोयाबीन, अभी हम हाईएस्ट ऑयल इंपोर्टिंग नेशन, तो सोयाबीन एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है एडिबल ऑयल के लिए। तो सोयाबीन का अगर यील्ड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली एडिबल ऑयल भी बढ़ेगा। तो ये डायरेक्ट कॉमन मैन के लिए ही बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अच्छे वैरायटीज आ गए तो वो जाके कॉमन मैन को ही मिलेंगे। न्यूट्रिशन में देखा तो हमारा थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन प्रोडक्शन के बारे में, जैसे फूड सिक्योरिटी के बारे में देखा तो इंडिया बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर और सोयाबीन में भी ऑलमोस्ट हम 5th या 6th पोजीशन में होंगे, लेकिन अभी सोयाबीन में बहुत इम्प्रूव करना है और करेंगे, उसके प्रयास भी चल रहे हैं। लेकिन व्हीट में हमने ऑलमोस्ट 15 to 18 टाइम्स इंडिपेंडेंस के बाद प्रोडक्शन बढ़ा, ऑलमोस्ट 112 मिलियन मेट्रिक टन अभी इंडिया एनुअल व्हीट प्रोडक्शन कर रहा है। अभी व्हीट एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, व्हीट प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ने के बाद रिसेंटली इसको एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। लेकिन हमारा जो एंड यूज है, हम जनरली चपाती, फुल्का इसके लिए यूज करते हैं, लेकिन बाहर अगर आपने देखा तो व्हीट जनरली ब्रेड मेकिंग के लिए होता है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में वो पास्ता मेकिंग के लिए होता है। तो हमारे यहाँ व्हीट को हम सिर्फ चपाती इम्प्रूवमेंट के लिए कैसे, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये इंटरनेट आ गया, IT BT के कारण वहाँ क्या खाते हैं, यहाँ क्यों नहीं मिल सकता,
तो हम भी पास्ता खाने लगे हैं, हम भी अभी केक्स खाने लगे, कुकीज खाने लगे। इंडिया अभी 3rd लार्जेस्ट बिस्किट प्रोड्यूसिंग कंट्री, लेकिन अभी उस बिस्किट का जो सॉफ्ट गेहूं चाहिए वो सिर्फ हिमालयन फुट हिल्स में मिलता है और उसको वो एनवायरमेंट ही सूट करता है। पूरे देश में जो भी गेहूं होता है वो हार्ड ग्रेन होता है। हार्ड ग्रेन हुआ तो वो बिस्किट के लिए इट इज नॉट यूजफुल, इट इज नॉट सुटेबल। सो इंडस्ट्री पीपल दे विल ऐड केमिकल्स and prepare the biscuits. So we are trying to produce such a wheat in these conditions other than Himalayan foothills, whether we will develop a wheat variety and it becomes a good for biscuit making and grain is softer. So we are trying for it and I think we will within 1 or 2 years we will get the success. It is based on manipulation of genetics and combinations of genes and alleles. So as I said, there is no competitor for wheat such because our use is different and American, even Australians, Europeans, they are using, but they made a good studies in like rheological dough preparations, dough mixing, then estimation of gluten strength, estimation of rheological properties of dough, then starch properties. So we are also doing such kinds of studies and I think India is, there is need to do nutritional and end use quality improvement now. One of my colleagues, he told we are giving our varieties to Mahabeej and ITC and we also released 3-4 varieties which are having high zinc, high protein and also iron. We identified a DNA marker from which we will identify whether that durum wheat or Bansi tetraploid wheat, whether it contain a high yellow pigment. Because the high yellow pigment, it imparts yellow or golden yellow color to pasta. So earlier our old tetraploid wheats which are cultivated in India, their flour or their pasta is white because we prefer white. But Italian and European people, they do not prefer white pasta because it is made up of bread wheat. So they prefer pasta with yellow color. So now the newer wheats, they contain more carotenes and lutein basically and it gives good yellow color for pasta. So now our newer varieties, newer tetraploid varieties, they are good for pasta making. So regularly we publish our research in international journals like Molecular Breeding, Journal of Cereal Science, Cereal Research Communication and even in books elsewhere published books, even American Association of Cereal Chemistry. We don't have any patent, but we released varieties which is colic-trypsin inhibitor free and it released by Government of India. So we have rights for those. I would like to thank Department of Science and Technology for giving me this opportunity to tell common people and to reach the social media what we are doing and how it is important, our research to them. I also thank our director sir for giving me this opportunity. धन्यवाद डॉक्टर मनोज ओक जी। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Anuradha Kunte, Yeralawani Community Radio, Sangli, Maharashtra.